साल था 1994। मध्य प्रदेश का शिवपुरी गांव। एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक नवविवाहित जोड़े की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो दोनों अभी अभी शादी करके एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्राइम सीन से एक लड़की को गिरफ्तार किया गया, मांझू सिंह। मांझू एक आश्रम में रहती थी और ये हत्या उसी आश्रम में हुई। पुलिस का कहना था कि मांझू ने पहले उन दोनों को अपने यहाँ शरण दी और फिर पैसों और गहनों के लालच में उन्हें मार डाला। अदालत में सारे सबूत मांझू के खिलाफ गए। नतीजा 28 साल की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना। मांझू को अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं मिला। उसने चुपचाप ये सजा स्वीकार कर ली। लेकिन क्या सच में मांझू ने वो हत्या की थी? ये सवाल अभी के लिए रहने दीजिए, इसका जवाब हमें आगे चलकर मिलेगा। जवानी में जेल गई मांझू अब बूढ़ी हो चुकी थी। जेल में सीनियर होने की वजह से उसकी अच्छी खासी इज्जत थी और जेल के बाहर उसने एक दोस्त भी बना लिया था, शंभुनाथ। शंभुनाथ उसी जेल में कांस्टेबल की नौकरी करता था। जेल के अंदर कैदियों को जो भी सामान चाहिए होता, उसकी एक लिस्ट मांझू को दी जाती। मांझू वो लिस्ट छुपकर शंभुनाथ को पहुंचा देती और शंभुनाथ कहें तो प्यार में वो सब सामान ला देता। शंभुनाथ की बीवी गुजर चुकी थी। बेटे को कर्ज लेकर विदेश पढ़ने भेजा तो बेटा वहीं शादी करके बस गया। शंभुनाथ बिल्कुल अकेला रह गया था। मांझू ने उसकी जिंदगी में एक सहारा ला दिया। शंभुनाथ ने मांझू का नंबर अपने फोन में लॉटरी के नाम से सेव कर रखा था, क्योंकि मांझू उसके लिए लॉटरी से कम नहीं थी। तो आज भी एक कैदी ने मांझू को एक लिस्ट दी। मांझू ने अपने छुपाकर रखे हुए सीक्रेट मोबाइल से शंभुनाथ को फोन किया। इधर जेल में एक नया जेलर आया, प्रकाश सिंह। जात पात को लेकर बेहद कट्टर, नीची जाति के लोगों से उसे सख्त नफरत थी। शंभुनाथ ने उसकी ज्वाइनिंग प्रोसीजर पूरी कराई। ड्यूटी के बाद रात को शंभुनाथ जेल के पिछले गेट पर मांझू का इंतजार करने लगा। उधर मांझू ने एक महिला कांस्टेबल को रिश्वत देकर सेल से बाहर निकली और गेट के पास आ गई। दोनों बीच में दीवार और दरवाजे के आर पार खड़े थे। दरवाजा खोला नहीं जा सकता था, इसलिए दोनों दीवार के दोनों तरफ से बातें करने लगे। मांझू ने परिवार के बारे में पूछा तो शंभुनाथ ने बताया, बीवी गुजर गई, बेटे को लोन लेकर विदेश भेजा, बदमाश ने वही शादी कर ली, पोती का नाम तक ठीक से नहीं रखा। लेकिन शंभुनाथ ये सब भूलना चाहता था, इसीलिए बार बार मांझू के पास आता था। शंभुनाथ ने मांझू को चेताया, नया जेलर आया है, हर जगह सीसीटीवी लग रहे हैं, सतर्क रहना, कोई चीज चाहिए तो अभी बोल दो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। दीवार में 2 ईंटें टूटी हुई थी, उसी गैप से दोनों चीजें आदान प्रदान करते थे। मांझू ने बाजार की लिस्ट दी और शंभुनाथ ने अंदर एक वाइन की बोतल भेज दी। आज शंभुनाथ का जन्मदिन था। सेल में लौटने से पहले मांझू ने धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे। बस इतने में ही शंभुनाथ का दिल खुशी से भर गया। अगले दिन शंभुनाथ जेल के खेत से कुछ सब्जियां तोड़कर वैन में लाद रहा था। तभी गेट पर खड़े कांस्टेबलों ने उसे रोका। दरअसल ये सब्जियां जेल की संपत्ति थी। शंभुनाथ इन्हें बाहर बेच देता था। कई लोगों को ये बात खटकती थी। हल्की फुल्की बहस के बाद शंभुनाथ आखिर वैन लेकर बाहर निकल गया। उस रात काफी देर हो गई थी, इसलिए दुकान पर डिलीवरी नहीं दे पाया और सब्जियां क्वार्टर के फ्रीजर में रख दी। अगले दिन जेलर प्रकाश सिंह की पहली ऑफिशियल ड्यूटी थी। वो सब स्टाफ को लेकर मीटिंग कर रहा था। तभी एक कांस्टेबल फूलों का गुलदस्ता और शराब की बोतल लेकर आया। बोला, ये केशव ने भेजा है। केशव जेल में कस्टडी में था, लेकिन उसका भाई इलाके का एमएलए था। केशव को बस सुरक्षा के लिए जेल में रखा गया था, लेकिन जेल उसके लिए 5 स्टार होटल जैसा था। प्रकाश ने यह तोहफा देखते ही जमीन पर फेंक दिया और साफ कह दिया, अब से जेल मेरे हिसाब से चलेगी। अंदर नशा सप्लाई और रिश्वतखोरी बंद। कोई नियम तोड़ेगा तो कड़ी सजा मिलेगी। ये सुनकर सब टेंशन में आ गए। इसी बीच जेल में कुछ नए कैदी लाए गए। उनमें एक 22 साल की लड़की भी थी, नैना कुमारी। जेल का माहौल देखकर वो बुरी तरह डरी हुई थी। रजिस्ट्रेशन के बाद उसे अंदर भेजा गया, जहां कपड़े उतरवाकर फिजिकल चेकअप किया जाता था। नैना जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती चेकअप कराया गया। जब उसे मुख्य जेल ले जाया जा रहा था, तब मांझू ने उसे देखा। मांझू ने नैना को देखकर कुछ सोचा, फिर अपनी साथियों से नैना के बारे में पूछा। पता चला नैना बैंक में काम करती थी। बैंक मैनेजर ने पैसों की गड़बड़ी में अपनी जान बचाने के लिए नैना को फंसा दिया। नैना बेकसूर थी। ये सुनकर मांझू को नैना पर बहुत तरस आया। अगले दिन नैना समेत कई कैदियों की कोर्ट हियरिंग थी। पुरुष और महिला सेक्शन के कैदियों को एक ही प्रिजन वैन में ले जाया जा रहा था। बदकिस्मती से उस दिन केशव की भी हियरिंग थी। नैना पहले से वैन में बैठी थी। थोड़ी देर बाद केशव नेता की अदा में बाहर आया। जेल की कुतिया ने बच्चे दिए थे। केशव 2 पिल्लों को
गोद में उठाकर प्यार कर रहा था। नैना ये देखकर सोचने लगी कितना अच्छा इंसान है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। केशव ने उन दोनों पिल्लों को प्रिजन वैन के 2 पहियों के सामने बिठा दिया ताकि गाड़ी चले तो बच्चे कुचल जाएं। नैना ये देखकर सन्न रह गई। केशव ने वैन में बैठकर ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया। गाड़ी चली और एक पल में उन मासूम पिल्लों की चीख सुनाई दी। वो कुचले जा चुके थे। उनकी माँ कुतिया भौंकती हुई वैन की तरफ भागी, लेकिन मशीन के सामने वो बेबस थी। रोती हुई अपने मरे हुए बच्चों के पास लौट गई। रास्ते भर केशव गंदी नजरों से नैना को घूरता रहा। नैना को बेचैनी महसूस हो रही थी। कोर्ट पहुंचकर सब उतरे तो केशव ने महिला कांस्टेबल रजनी को रोका और पूछा, वो लड़की कौन है? रजनी केशव के कैरेक्टर को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए पहले बताने से मना किया, लेकिन केशव ने उसे छेड़ा, पैसे ऑफर किए और आखिर में रजनी की बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। मजबूर होकर रजनी ने नैना का नाम बता दिया। आज नैना की जमानत कंफर्म होने वाली थी, लेकिन केशव ने नैना के वकील को बुलाकर हुक्म दिया कि नैना को आज किसी भी हाल में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। केशव का इरादा साफ था, वो नैना के साथ कुछ बुरा करने की स्कीम बना रहा था। इधर जेलर प्रकाश सिंह महिला सेक्शन में कैदियों से मिलने गया, उनकी शिकायतें सुनने। मांजू ने प्रकाश नाम सुनते ही कुछ सोचने लगी, जैसे इस नाम से जुड़ी कोई पुरानी याद उसके दिमाग में कौंध गई हो। रात को भी मांजू इसी बारे में सोच रही थी, तभी उसे नैना के रोने की आवाज सुनाई दी। मांजू पास गई और जमानत के बारे में पूछा। नैना और जोर से रोने लगी। मैंने पैसे नहीं चुराए, मैं बेकसूर हूँ। मांजू ने कहा, यहाँ जो भी आता है यही कहता है। नैना अपने आने वाले कल से बहुत डरी हुई थी। मांजू ने उसे अपनी गोद में सुला दिया ताकि उसे थोड़ा सहारा मिले। अगले दिन जेल में एक झगड़ा हो गया। एक बूढ़ा कैदी केशव के इलाके में कपड़े धो रहा था। कपड़े धोने की आवाज से केशव को चिढ़ हो गई। उसने अपने चेले से बूढ़े को बुलवाया। बूढ़े को सुनाई नहीं दिया तो केशव ने खुद आवाज दी। फिर भी नहीं सुना तो एक कटोरा फेंक कर मारा। बूढ़ा समझा और पास आया। आते ही केशव ने उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। मारते मारते जमीन पर गिरा दिया और जब तक थका नहीं तब तक मारता रहा। गार्ड सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। एमएलए का भाई जो था, मगर प्रकाश अलग मिट्टी का बना था। कुछ देर बाद आकर उसने केशव को सेल में बंद कर दिया, लेकिन तभी ऊपर से फोन आया। दबाव में प्रकाश को केशव को छोड़ना पड़ा। इस घटना के बाद प्रकाश का पूरा ध्यान केशव पर केंद्रित हो गया। रात को कांस्टेबल नादीम खान ने केशव को भड़काया। वो बार बार बताता रहा कि प्रकाश ने केशव का तोहफा कैसे फेंक दिया था, तो केशव ने गुस्से में प्रकाश को फोन करके गालियां दी। प्रकाश भड़क उठा और आधी रात को जेल पहुंच गया। नादीम ने रोकने की कोशिश की तो प्रकाश ने उसे लात घूंसे मारकर गिरा दिया और सीधा केशव की सेल में जाकर उसकी धुनाई शुरू कर दी। मारते वक्त उसकी अंगूठी चुभ रही थी, इसलिए उसने अंगूठी निकालकर जमीन पर फेंक दी और फिर से मारने लगा। केशव को अधमरा कर देने के बाद प्रकाश को मानसिक संतुष्टि मिली। उसने नादीम को सेल बंद करने का आदेश दिया और खुशी खुशी अपने क्वार्टर लौट गया। अगली सुबह एक अनहोनी हो गई। केशव जेल में कहीं नहीं मिला। केशव भाग गया, ये खबर ऊपर तक पहुंच गई। प्रकाश ने सबसे पूछताछ की, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया। उस रात नादीम खान और शंभूनाथ की ड्यूटी थी। प्रकाश ने दोनों को चेताया, इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, एक अफसर जांच करने आएगा। जितना जानते हो उससे ज्यादा एक शब्द भी मत बोलना। जांच अफसर के तौर पर इंस्पेक्टर अतीत सिंह को भेजा गया। शंभूनाथ ने उसे जेल दिखाया। अतीत ने पहले केशव की सेल देखी। अंदर सब तहस नहस था। साफ दिख रहा था कि यहाँ मारपीट हुई है। अतीत ने शंभूनाथ से पूछा, असल में रात को क्या हुआ था? शंभूनाथ ने बस उतना ही बताया जितना प्रकाश ने बोलने को कहा था, लेकिन अतीत को लग रहा था बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अतीत ने रजिस्टर चेक किया। रात की ड्यूटी नादिम की थी। नादिम ने बताया कि प्रकाश रात आया, पहले उसे लात मारकर गिराया, जबरदस्ती ताला खुलवाया, फिर सेल में जाकर केशव की पिटाई की। अधमरा करने के बाद ताला बंद करवाकर चला गया। नादिम ने कहा, बस इतना ही जानता हूँ। अतीत ने फिर जेल के बाकी स्टाफ और केशव के चेलों से पूछताछ की। एक चेले ने बताया कि केशव लड़की देखते ही बेकाबू हो जाता था। हाल ही में वो नैना पर गंदी नजर रख रहा था। ये सुनकर अतीत ने महिला सेक्शन में नैना को बुलाया। वहाँ कांस्टेबल रजनी भी मौजूद थी। किसी वजह से काफी डरी हुई लग रही थी। नैना ने बताया, मैं केशव को पर्सनली नहीं जानती, बस 2 दिन पहले कोर्ट साथ गए थे, बस इतना ही। अतीत ने दोबारा पूछा, केशव ने कभी जबरदस्ती की कोशिश तो नहीं की? नैना ने साफ कहा, नहीं। शंभुनाथ ने भी नैना का पक्ष लिया। अतीत खींचकर बाहर निकल गया। रात को अतीत ने गार्डों से प्रकाश के बारे में पूछा, क्या प्रकाश रोज रात गश्त लगाने आता है? एक गार्ड ने बताया, नहीं, बस उसी एक रात आया था। लेकिन एक नई बात सामने आई। ड्यूटी खत्म होने के बाद शंभुनाथ भी उस रात दोबारा जेल आया था। हालांकि दूसरे ने बताया कि शंभुनाथ तो हफ्ते में 2-3 बार ऐसा
ऐसा करता ही है, जेल की सब्जियां बाहर बेचने जाता है, बेटे की पढ़ाई का कर्ज चुकाना है। उसी दिन शंभूनाथ सब्जी की वैन लेकर निकल रहा था, तभी एक गार्ड ने स्क्रू ड्राइवर से बोरी चेक करनी चाहिए। शंभूनाथ भड़क गया। हर बार चेकिंग के बहाने स्क्रू ड्राइवर घोंपकर सब्जियां बर्बाद कर दी जाती थीं। इस बार शंभूनाथ ने खुद स्क्रू ड्राइवर छीनकर बोरी में लगातार घोंपा, फिर बड़े ध्यान से उसे पोंछकर वापस किया। शंभूनाथ इतना नहीं चिढ़ता आमतौर पर, ये देखकर कांस्टेबल भी हैरान रह गया। शंभूनाथ वैन बाहर खड़ी करके फिर अंदर आया और सबके साथ ड्रिंक किया। बाहर खड़ी वैन की बोरी से टपक टपक कर खून सड़क पर गिर रहा था। एक कुत्ता आया और उस खून को चाटने लगा। ऐसे तृप्ति से चाट रहा था जैसे शायद वो उसी कुतिया का बच्चा रहा हो जिसके पिल्लों को केशव ने उस दिन गाड़ी के नीचे कुचलवाया था। शंभूनाथ कुछ दूर जाकर बोरी फेंकना चाहता था, लेकिन आसपास लोग जागे हुए थे, मौका नहीं मिला। अतीत को जब पता चला कि केशव के गायब होने वाली रात शंभूनाथ सब्जी की वैन लेकर गया था, तो उसे शक हुआ। वो उस दुकान पर गया जहां शंभूनाथ सब्जी बेचता था। दुकान के लड़के ने बताया, शंभूनाथ आया, मुझे शराब लाने भेजा। मैं जाना नहीं चाहता था, फिर भी जबरदस्ती भेजा। जब मैं शराब लेकर लौटा तो शंभूनाथ सब्जी का ठेला सजाकर जा चुका था। ये सुनकर अतीत का शक और गहरा हो गया। अतीत शंभूनाथ के क्वार्टर पहुंचा। पहले उसने सहज व्यवहार किया। शंभूनाथ ड्रिंक कर रहा था तो अतीत ने भी मांगी। बर्फ मांगने पर शंभूनाथ ने बड़े फ्रीजर से बर्फ निकाली। उसी फ्रीजर में केशव की लाश छिपी थी, लेकिन शंभूनाथ ने एक पल के लिए भी कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अतीत ने पूछा, इतने छोटे घर में इतना बड़ा फ्रीजर? शंभूनाथ ने बताया, पहले एक वीआईपी कैदी आया था, उसकी बहुत सेवा की तो खुश होकर ये तोहफे में दे गया। अतीत ने बताया कि वो कल चला जाएगा। शंभूनाथ मन ही मन खुश हुआ और पूछा, सबकी पूछताछ हो गई? अतीत ने कहा, तुम्हारे अलावा सबकी। ये सुनते ही शंभूनाथ का चेहरा तन गया। मामला उतना आसान नहीं था जितना वो समझ रहा था। अतीत ने कुछ सामान्य सवालों के बाद पूछा, उस रात दुकान के लड़के को शराब लाने भेजकर बिना शराब लिए क्यों चले आए? शंभूनाथ बोला, बूढ़ा हो गया हूँ, कहीं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता, सोचा आप शराब नहीं पीनी और क्वार्टर आ गया। लेकिन अतीत के चेहरे से शंभूनाथ समझ गया अतीत उस पर शक कर रहा है, इसलिए शंभूनाथ ने खुद ही काउंटर मारा, क्या आपको लगता है सर मैंने केशव को सब्जी की वैन में छिपाकर बाहर निकाला? मैं ऐसा क्यों करूंगा, मुझे क्या फायदा? अतीत को तो पता ही नहीं था कि केशव मर चुका है, वो तो भाग गया वाली थ्योरी पर चल रहा था, इसलिए बोला, शायद केशव ने तुम्हें बहुत पैसे दिए हों, कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। शंभूनाथ ने जवाब दिया, जेल के गेट पर जिस तरह स्क्रू ड्राइवर से बोरी घोपी जाती है, वहां से इंसान तो दूर एक चूहा भी नहीं निकल सकता। अतीत को भी एक पल लगा, केशव तो जेल में राजा की तरह रहता था, चाहता तो कभी भी जमानत पर निकल सकता था, भागने की जरूरत ही क्या थी? बात आगे बढ़ाए बिना अतीत वहां से चला गया। अगले दिन अतीत ने प्रकाश से मुलाकात की। प्रकाश ने पूछा, इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई? अतीत ने झट से कहा, इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहा हूँ। मतलब साफ था कि वो प्रकाश से भी पूछताछ करना चाहता है। प्रकाश का चेहरा सख्त हो गया। केशव की पिटाई के बारे में पूछने पर प्रकाश ने खुलकर कहा, हाँ मैंने उसे पीटा था, गुस्से में, उसके बाद वो भाग गया, अगर कभी मिला तो वहीं काट दूंगा। प्रकाश की दृढ़ता देखकर अतीत ने और सवाल नहीं किए, लेकिन ऊपर से प्रकाश को सस्पेंशन लेटर जरूर आ गया। इधर शंभूनाथ ने मौका देखकर केशव की लाश फ्रीजर से निकालकर एक जगह दफना दी और उधर 28 साल की सजा पूरी करके मांझू को भी रिहा कर दिया गया। इसके बाद करीब 11 महीने बीत गए। एक दिन अतीत को आईजी ऑफिस से फोन आया। आईजी साहब एमएलए से फोन पर बात कर रहे थे। एमएलए धमकियां दे रहा था। आईजी भी आग बबूला था। पता चला जेलर के बंगले के पीछे कंस्ट्रक्शन के दौरान जमीन खोदते वक्त एक कंकाल मिला है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कंकाल 10-12 महीने पुराना निकला। शक था कि ये केशव का है। आईजी ने अतीत को 3 दिन का वक्त दिया, केस सॉल्व करो वरना नौकरी गई। अतीत सीधा मौके पर पहुंचा। कंकाल उठवा के वक्त उसने नोटिस किया कंकाल के साथ एक अंगूठी पड़ी है। उसने चौक से सावधानी से उठाकर फॉरेंसिक टीम को दी। कंकाल भेजने के बाद अतीत जेल के सामने खड़ा था, तभी रजनी को ड्यूटी खत्म कर बाहर निकलते देखा। अतीत को देखते ही रजनी बुरी तरह घबरा गई और तेजी से चली गई। ये बेचैनी अतीत की नजर से नहीं छिपी और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, कंकाल सच में केशव का ही था। अतीत ने वक्त बर्बाद नहीं किया, सुबह से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पहले नादिम खान को बुलाया। नादिम ने वही पुराना स्टेटमेंट दोहराया, लेकिन अतीत जानता था कि नादिम कुछ छिपा रहा है। 2 बेल्ट की मार पड़ते ही नादिम ने सच उगल दिया। उस रात प्रकाश की मार खाने के बाद भी केशव जिंदा था। केशव ने मुझसे ड्रिंक बनवाया, फिर रजनी को फोन किया और कहा
मैं आ रहा हूँ, सब तैयार रखो। फिर बाहर जाने लगा। मैंने रोका लेकिन नहीं माना। मजबूरी में मैंने पिछला गेट खोल दिया। 3 घंटे इंतजार किया, केशव लौटा ही नहीं। अतीत ने पूछा, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नादिम बोला, अगर बताता तो मेरी नौकरी पक्की चली जाती। अतीत सीधा रजनी के घर गया। बिना वक्त गंवाए बोला, मुझे सब पता है, बाकी तुम बोलो। रजनी ने कबूल किया। उस रात केशव ने फोन किया। वो नैना को चाहता था। सारा दिन फोन करके तंग किया। रात को बोला, मैं आ रहा हूँ, नैना को तैयार रखो। मैंने मना किया तो मेरी बेटी की इज्जत लूटने की धमकी दी। मजबूर होकर मैंने नैना को डिस्पेंसरी तक ले जाकर कमरे में धकेल दिया। अंदर केशव पहले से था। रजनी ने नैना को केशव के हवाले करके ऑफिस में बैठकर इंतजार किया। बहुत देर बाद लौटी तो देखा नैना कमरे के बाहर बैठी रो रही थी। दरवाजा खुला था। नैना ने बताया, केशव चला गया। रजनी ने गेट पर ताला लगाया, लाइट बंद की, नैना को सेल में पहुंचाया और खुद घर चली आई। अतीत ने घृणा से कहा, एक औरत होकर दूसरी औरत का सर्वनाश करने में शर्म नहीं आई? रजनी ने दीवार पर टंगी अपने मरहूम पति की तस्वीर दिखाई। मेरा पति बीमार था, इलाज के पैसे नहीं थे। केशव ने पैसे दिए, बदले में मुझे भोगता रहा। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है। नैना वाले मामले में केशव ने 2 बार मेरी बेटी से रेप करने की धमकी दी। बेटी को बचाने के लिए मैंने ये किया। अतीत अब नैना से मिलने गया। नैना जेल से छूटकर एक ज्वेलरी शॉप में काम कर रही थी। शाम को मिलने बुलाया। अतीत ने सीधे केस के बारे में पूछा। नैना ने साफ कह दिया, मैंने केशव को मारा है, जब चाहो गिरफ्तार कर लो। लेकिन अतीत जानता था कोई अपना जुर्म इस तरह कबूल नहीं करता। नैना किसी को बचाने के लिए अपने सिर दोष ले रही थी, इसलिए अतीत ने उसे भरोसा दिया, तुम जिसे बचाना चाह रही हो मैं भी उसे बचा सकता हूँ। भरोसा रखो, मैं किसी बेकसूर पर जुल्म नहीं होने दूंगा। सब सच सच बताओ। नैना ने गहरी सांस लेकर बताना शुरू किया। जिस दिन से केशव ने मुझे देखा उसकी गंदी नजर मुझ पर जम गई। कुछ दिनों बाद रजनी ने आकर बताया, आज रात कुछ काम है, अपनी बैरक में मत सोना, छोटी बैरक में सोना, वहां से मैं ले जाऊंगी। रजनी ने धमकी भी दी, अगर किसी को बताया तो तेरा खात्मा कर दूंगी। दिल फटकर रो रही थी, लेकिन बेबस नैना चुप रही। रजनी उसे डिस्पेंसरी ले गई और केशव के कमरे में धकेल दिया। केशव ने मुझ पर हमला किया। उसी वक्त मांजू रात को टहलने निकली थी। आवाज सुनकर कमरे में आई, दृश्य देखा और लाठी उठाकर केशव पर टूट पड़ी। केशव ने मांजू को धक्का देकर गिराया, फिर नैना को थप्पड़ मारे और मांजू की गर्दन दबाने लगा। मांजू को बचाने के लिए मैंने केशव के सिर पर जोर से कई वार किए। वो कमजोर पड़ा तो मांजू ने ओढ़नी से उसका गला घोंट दिया और मुझे बाहर जाने को कहा। पूरी ताकत लगाकर मांजू ने केशव को मार डाला। जब रजनी वापस आई, मांजू अंदर लाश के साथ। मैंने जल्दी जल्दी कहा, केशव चला गया। रजनी ने बिना कमरा चेक किए बस लाइट बंद की और मुझे ले गई। अतीत ने पूछा, मांजू कौन है? नैना ने बताया, सीनियर कैदी थी, कुछ दिनों में छूटने वाली थी। कैदी नफीजा और गार्ड चारुलता से मांजू की अच्छी दोस्ती थी। उन्हीं से सुना छूटने के बाद मांजू ने पहाड़ों में चाय की दुकान खोली है। सब बताने के बाद नैना ने पूछा, मांजू को कुछ नहीं होगा ना? जवाब में अतीत ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और उठकर चला गया। उस मुस्कान में नैना को भरोसे के अलावा कुछ नहीं मिला, बस एक अनजानी बेचैनी। अतीत ऑफिस लौटकर सारी डिटेल्स खंगालने लगा। मांजू की फाइल चेक करते वक्त उसकी फोटो दिखी और तभी उसे याद आया, जिस दिन वो शंभुनाथ की तलाश में सब्जी की दुकान गया था, वहां शंभुनाथ की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर के एक कोने में स्टैम्प साइज की एक और फोटो चिपकी थी, मांजू की। उसी से अतीत को शंभुनाथ और मांजू के कनेक्शन का पता लग गया। शंभुनाथ रिटायर हो चुका था और शहर छोड़ चुका था। अतीत ने कई बार फोन किया, लगा ही नहीं, लेकिन नफीजा और चारुलता से चतुराई से पता निकाल लिया। लोकेशन खोजते हुए वो पहले उनके कैफे पहुंचा, फिर उनके घर। अतीत के हाथ में बस आज की रात का ही वक्त बचा था, इसलिए बिना भूमिका बांधे उसने सीधे कहा, सब सच बोल दो। शंभुनाथ ने सख्ती से कहा, मांजू ने केशव की हत्या नहीं की, उसका वध किया है, उसके पापों की सजा दी है। शंभुनाथ ने बताया, मांजू ने ओढ़नी से केशव का गला घोंटकर छोड़ दिया था और बाहर जा रही थी, लेकिन वो हरामी उठकर मांजू पर टूट पड़ा, मारने लगा। मजबूरन मांजू ने पास पड़े साइकिल के पहिए का स्क्रू खोलकर उससे केशव की गर्दन पर बार बार वार किया और मार डाला। मांजू बहुत घबरा गई थी। उसने सीक्रेट फोन से मुझे फोन किया। मैंने कहा, मैडम के कमरे से पिछले दरवाजे की चाबी लाओ और ताला खोलो। फिर मैंने मर्डर सीन साफ किया, केशव की लाश सब्जी की वैन में रखकर बाहर निकाला।
सब सुनने के बाद अतीत बोला, लाश के साथ कोई अंगूठी मिली? दरअसल वो अंगूठी जेलर प्रकाश की थी। प्रकाश ने केशव को मारते वक्त अंगूठी निकालकर फेंकी थी। बाद में केशव ने बदले की आग में वो अंगूठी पहन ली। शंभुनाथ ने इसी अंगूठी को लाश के साथ दफनाया ताकि सारा दोष प्रकाश पर जाए। लेकिन सवाल यह है, शंभुनाथ प्रकाश को फंसाना क्यों चाहता था? असल बात तो यह है कि शंभुनाथ का झगड़ा प्रकाश से नहीं था, मांजू का था। करीब 28-29 साल पहले मांजू को जिन 2 हत्याओं के केस में गिरफ्तार किया गया था, वो हत्याएं असल में प्रकाश ने की थीं। हुआ ये था कि मांजू एक आश्रम में रहती थी। प्रकाश की भतीजी एक लड़के के साथ भागकर उसी आश्रम में आई। मांजू ने उन्हें भरोसा देकर वहां रखा, लेकिन प्रकाश ने उन्हें ढूंढ निकाला। लड़का नीची जात का था और प्रकाश जात पात के मामले में बेहद कट्टर था। प्रकाश ने लड़के को मार मार कर जान से मार डाला। जब उसकी भतीजी ने रोकने की कोशिश की तो प्रकाश ने टिफिन कैरियर से उसे भी मारकर खत्म कर दिया। उसी वक्त मांजू बाजार से लौटी और ये सब देख लिया। प्रकाश ने मांजू को भी मारकर बेहोश कर दिया और बाद में इस केस में मांजू को ही फंसा दिया गया। अकेली बेसहारा लड़की, न कोई वकील, न कोई गवाह, न कोई अपना। मांजू को अपनी सफाई देने का एक भी मौका नहीं मिला। प्रकाश के किए गुनाहों की सजा मांजू ने 28 साल जेल में काट कर चुकाई। इसीलिए शंभुनाथ का कहना था, प्रकाश के अपराध की सजा मांजू ने भुगती है तो अब मांजू के अपराध की सजा प्रकाश को भुगतनी चाहिए। इतना बड़ा अन्याय करके प्रकाश यूं ही छूट जाए, ये तो इंसाफ नहीं है। अतीत अब बड़ी उलझन में पड़ गया। एक तरफ कानून था, दूसरी तरफ जमीर। आखिरकार उसने जमीर की सुनी। शंभुनाथ और मांजू को छोड़कर प्रकाश को कस्टडी में ले लिया। पुराने केस के लिए तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन केशव की हत्या का आरोप प्रकाश पर लगा दिया। प्रकाश ने कहा, मैंने नहीं मारा, अगर मारता तो सबके सामने गर्व से मारता। अतीत ने काउंटर किया, 29 साल पहले भी तो आपने मारा था, तब क्यों नहीं गर्व से कबूल किया? ये सुनते ही प्रकाश हक्का बक्का रह गया। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इतने सालों बाद वो पुरानी कहानी सामने आ जाएगी। अतीत बोला, आपने 2 हत्याएं की हैं, कम से कम एक की सजा तो मिलनी ही चाहिए। प्रकाश ने सोचा, भतीजी और उसके प्रेमी की हत्या का दोषी ठहरने से तो बेहतर है कि एक अपराधी की हत्या का दोष ले लूं। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने केशव की हत्या का दोष कबूल कर लिया। नतीजन प्रकाश को जेल भेज दिया गया। उधर शंभुनाथ और मांजू ने अपना छोटा सा संसार बसा लिया। बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनकर चैन की जिंदगी जीने लगे। और इसी के साथ इस कहानी का अंत भी यहीं हो जाता है। दोस्तों, अंत में इंस्पेक्टर अतीत के फैसले को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या उसने सही किया या कानून के हिसाब से शंभुनाथ और मांजू को गिरफ्तार करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और एक बात याद रखिए, अगर अन्याय करने वाले को शुरू में ही रोक दिया जाए तो वो आगे और बड़े अपराध करने की हिम्मत नहीं करता, वरना मौका मिलते मिलते अपराधी राक्षस बन जाते हैं। हमारे आसपास ऐसे राक्षसों की कमी नहीं है। उनसे सतर्क रहिए और मिलकर उनका विरोध कीजिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।